अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे दुबई में होने वाली मुलाकातें, नए सियासी नक्शे के खदोखाल वाज़े होने लगे, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत मुलतवी, जस्टिस याया अफरीदी का नोट, फुल बेंच की तश्कील का मुतालबा और इसाक डार के 270 रोज मुल्की मईशत पर भारी साबित हुए। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत का मरकज लंदन से दुबई शिफ्ट हो जाने के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हो चुकी है। इस मुलाकात में असेंबलियों की तहलील, आम इंतखाबात की तारीख, पंजाब में सीट एडजस्टमेंट और दीगर अहम अमूर जेर बहस रहे। कुछ मामला पर इत्तेफाक की राय हो गया तो बहुत से अहम अमूर तय न हो सके और कई मामला पर फिलहाल डेड लॉक की सूरत हाल है। दुबई से आने वाली इतलात के मुताबिक आम इंतखाबात इस साल नवंबर में कराने के लिए मुकम्मल लाएमल तैयार किया जा रहा है, जबकि पार्लियामान की अगस्त के पहले हफ्ते में तहलील से मुताल्लिक भी गुफ्तगू हुई है। खबरों के मुताबिक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान मिसाक मईशत पर भी बातचीत हुई है ताकि सियासी हुकूमत में तब्दीली होने की सूरत में मुल्क की मुआशी पॉलिसी तब्दील ना हो बल्कि इसमें इस्तेहकाम रहे। ये खबरें भी हैं कि MQM के कई साबिक रहनुमाओं के अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा भी मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी तो लंदन से दुबई पहुंच चुके हैं। आसिफ जरदारी से मुलाकात से पहले मियां नवाज शरीफ बहुत सी मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात से अहम तरीन नौयत की मुलाकातें भी कर चुके हैं। इन मुलाकातों से अंदाजा होता है कि दोस्त ममालिक पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात सुधारने के लिए सरगर्म हैं। ये तो वाज़ेह है कि ऐसी बहुत सी मुलाकातें अभी होनी हैं, तभी सारे मामला तय होंगे। लेकिन अहम तरीन मसला निगरां वज़ीर आज़म की तकरीरी का है। ताकतवर हलकों के करीबी ज़राए के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट किसी ऐसे शख्स को निगरान वज़ीर आज़म बनाना चाहती है जो मुआशी मामलात की समझ बूझ रखता हो। इस हवाले से लाहौर की एक कारोबारी शख्सियत का नाम भी गर्दिश में है जो आसिफ अली जरदारी से करीबी ताल्लुकात रखते हैं। देखते हैं आसिफ जरदारी नवाज शरीफ को कायल कर पाते हैं या नहीं। नाज़रीन, दुबई में होने वाली मुलाकातों और इनमें होने वाले मुमकिन फैसलों की अहमियत अपनी जगह, लेकिन इस सारे सियासी मंजरनामे में मेरे कप्तान की अदम मौजूदगी बहुत बड़े बड़े सवालात को जन्म देती है। इस सूरत हाल पर हम 6 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, दुबई में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मुलाकातों में फैसले तो हो रहे हैं, लेकिन क्या ये फैसले मेरे कप्तान के मुकाबले के लिए हो रहे हैं या आपस में फ्रेंडली इलेक्शन के लिए? सवाल नंबर 2, अगर असेंबली की तहलील से मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ पाएगी? सवाल नंबर 3, ये दुरुस्त है कि बहुत से लोग तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि एक हल्के में तहरीक इंसाफ के टिकट के कई उम्मीदवार अब भी मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की मौजूदगी पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को इंतखाबी इत्तेहाद पर मजबूर कर सकती है। सवाल नंबर 4, दुबई में होने वाले मुज़ाकरात से एक नतीजे पर पहुंचना मुश्किल नहीं, वो ये कि आइंदा सेटअप भी इत्तेहाद पर मुश्तमिल होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को क्यों यकीन है कि वो आइंदा सेटअप का हिस्सा होंगे? सवाल नंबर 5, माजी में शेखा फातिमा के बहल में होने वाली मुलाकात में परवेज मुशर्रफ और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान डेडलॉक टूटा था। क्या इस बार भी दोस्त ममालिक मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी में किरदार अदा कर रहे हैं? सवाल नंबर 6, क्या दोस्त ममालिक मेरे कप्तान की सियासी धारे में वापसी के लिए कोई किरदार अदा कर सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं। 2 सीनियर तजियाकार आज हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। स्टूडियो के अंदर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एजाज सैयद और हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन किया है रजा रूमी साहब ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एजाज, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, सारे फैसले दुबई में हो रहे हैं, तमाम फोकस सारे जर्नलिस्ट का, पूरे पाकिस्तान का दुबई की तरफ है। डजंट इट सीम स्ट्रेंज कि पाकिस्तान में ये मीटिंग्स क्यों नहीं हो सकती हैं, ख़ासतौर पे दुबई ही क्यों? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है उसकी जो 2 बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, दोनों इस्टेब्लिशमेंट पर मुकम्मल तरीके से एतमाद नहीं करती और इस्टेब्लिशमेंट भी मुकम्मल तरीके से इन जमातों के रहनुमाओं के ऊपर या इन जमातों के ऊपर पूरा एतमाद नहीं करती। जो एतमाद की फ़िज़ा थी पिछले दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, इमरान खान के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सेम पेज वाली वो तो मिसाल शायद तारीख़ में नहीं मिलती। इतनी ज़्यादा सपोर्ट जिस तरह से उस वक्त की साबिक PTI
है गवर्नमेंट को मिली थी। ये जो गवर्नमेंट है ये बाय चॉइस गवर्नमेंट नहीं है। अच्छा। ये बाय एक्सीडेंट या बाय डिफ़ॉल्ट हुकूमत है, क्योंकि जिस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान साहब की झगड़ा हो गया DGISI की अपॉइंटमेंट के ऊपर, और जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत में शामिल पार्टियां हैं उनको पता लग गया कि दोनों के दरमियान दरारें पड़ चुकी हैं, तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दायर किया, जो कि कामयाब हो गया। तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट कह लें हुकूमत है। तो जो पहली वजह है कि दुबई में बैठ के ये फैसले हो रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपको पता है ऑडियो लीक्स यहाँ पर हो जाती हैं। अच्छा। आप अपने शोज़ में दिखाते हैं कि फ़लाँ के साथ गुफ्तगू दिखाते हैं, तो उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए एक वजह तो ये है। दूसरी ये है कि ये जो इकट्ठ वहाँ पर हो रहा है उसमें एक बात को फर्मली तय करने की कोशिश की जा रही है। हुआ क्या है अभी तक मेरे इल्म में नहीं है। गेस वर्क चल रहा है। जी, अभी तक किसी के इल्म में नहीं, लेकिन जो बातें हैं वो कुछ रहनुमा पाकिस्तान में करते रहे, कुछ कहीं और करते रहे, लंदन में करते रहे। तो तय ये करना है कि एक ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए जिसका जो असर ना ले, किस एस्टैब्लिशमेंट का असर ना रहे, और जो इलेक्शन है वो वक्त के ऊपर हो, क्योंकि इस तरह की इतलात भी है कि शायद इलेक्शन को भी डिले ना किया जाए। डिले ना किया जाए। जी रजा साहब, ये एजाज जो गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये फैक्ट है कि वाकई इस्लामाबाद के अंदर ये गुफ्तगू यही चल रही है कि इलेक्शंस शायद वक्त के ऊपर ही हों, लेकिन उन इलेक्शंस का स्टेटस क्या होगा? मतलब हमने 2018 के अंदर भी देखा कि एक पर्टिकुलर सियासी जमात को पिन डाउन किया गया। अगर इस सारी सूरत हाल में मौजूदा हुकूमती पार्टियां ही बैठ के सारे इलेक्शन को खेलती हैं और वही सिर्फ आपको यही प्लेयर्स नजर आते हैं, लोगों की चॉइस के लिए सिर्फ यही होती है, तो उन इलेक्शंस की लेजिटिमेसी के ऊपर जो है क्या सवाल नहीं उठेंगे? जी थैंक यू मंसूर। मेरे ख्याल से आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, लेकिन उससे पहले कि मैं उसको एड्रेस करूं, मैं पहली बात आपको ये कहना चाहता हूं इलेक्शंस के हवाले से कि इलेक्शंस की डेट जो है वो भी एक बहुत अहम पॉइंट है जिसके ऊपर मशावरत जारी है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि इलेक्शन अपने वक्त पे अक्टूबर नवंबर में जो भी 3 महीने बनते हैं असेंबली की डिसोल्यूशन के बाद वहां उस पर हो। अलबत्ता नून लीग भी शायद उस पर मान जाए, ऑल्दो कि नून लीग को ये समझती कोई मजायका नहीं अगर थोड़ा सा आगे हो जाए मामला, उनको कुछ मजीद वक्त मिल जाए, तवज्जो हट जाए अवाम की उनकी कारकर्दगी और उसके मसाइल से जो मईशत के हवाले से खसूसन। इस्टेब्लिशमेंट अलबत्ता ये समझती है कि उस वक्त तक इलेक्शन ना हो जब तक कि इमरान खान साहब की जो मामला है उसका कुछ हल निकल सके और उसका हल निकल आए। और हल से मेरी मुराद ये है कि वो हदफ जो है वो पूरा हो जाए, उनकी सियासी जो तौर पर कि वो मैदान में ना रहे। अच्छा। अब जाहिर बात है कि आपको पता है कि इस वक्त ये तीनों फरीक इनका कॉमन राइवल एक ही है, इसलिए ये सारे उसके ऊपर इकट्ठे हैं, इसलिए मोडालिटीज जो हैं वो तय हो रही हैं। आई होप व्हेन यू से कॉमन राइवल आपका मतलब मेरे कप्तान है, कोई और नहीं। मेरा मतलब कासिम के अब्बा हैं, बिल्कुल। अच्छा, आपके और हम सब के महबूब कप्तान। ठीक। तो बात ये है। अब दूसरी बात ये रही लेजिटिमेसी की, तो बिल्कुल देखिए अब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होगा, क्योंकि जो मंजरनामा उभर रहा है उसमें तो इमरान खान साहब नहीं दिखाई देते आइदर अपनी इलेक्शन कैंपेन को रन करते हुए, लीड करते हुए, और खुद भी उस इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए। फर्ज कीजिए उनको जेल ना भी हो तो फिर भी ऐन मुमकिन है कि वो डिस्क्वालिफाइड हो या खुद पीछे हट जाए, ये भी इसके ऊपर भी बातचीत जारी है। लेट मी कैरी दिस क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। ये एजाज जो रजा जो बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं या हो सकता है वो इलेक्शन कैंपेन ना रन कर सकें, ऑब्वियसली ये डेवलपमेंट जो भी होंगी अभी ईद के बाद ही होंगी। किस तरह, आई मीन कौन सा ऐसा केस है जो उनके लिए खतरनाक हो सकता है, या ये सब कुछ जो रजा जिस तरह पिन पॉइंट कर रहे हैं ये सब कुछ हो सकता है? मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो इशू नहीं रह गई इतना ज़्यादा। बिल्कुल इशू है, लेकिन आप देखें कि इमरान खान साहब की होगी नहीं या होगी, मैंने कहा अभी वो इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, नहीं है। आज से 9 मई से पहले वो बहुत बड़ा इशू था, लेकिन 9 मई हुआ तो जिस तरीके से पूरी जो पार्टी है उसको डिसमेंटल कर दिया गया, तो अब इमरान खान साहब की जो अहमियत है वो उस तरह से नहीं रही। उनके पास इलेक्टेबल्स नहीं है, उनके पास कैंडिडेट्स नहीं होंगे, जो होंगे वो इतने कमज़ोर होंगे जिनको मनूवर किया जा सकता है, और जो इलेक्ट हुए भी
तो उनको भी असम्बली के अंदर मनूवर किया जा सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इशू नहीं है। पीपल्स पार्टी को भी इस बात का पता चल गया है, नून लीग को भी पता चल गया है, और इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का पता है कि अब इमरान खान पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है उसमें अहम नहीं रहे, उनको डिसमेंटल कर दिया गया है। खंबे को टिकट दिया जाएगा तो वो नहीं जीतेगा। मेरा नहीं ख्याल कि अब इतना आसान हो गया है इमरान खान साहब के लिए। देखिए ना, पंजाब की भी एक माइंड सेट है, अगर ट्रेडिशंस देखी जाए, अगर कोई अपसेट हो तो वो मैं नहीं कह सकता कि ट्रेडिशंस है कि लोग भी देखते हैं कि जो अगली हुकूमत है वो किसकी आ रही है। तो इस सारे मंजरनामे में जब पहले देखें ना, सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब जेल में होंगे या नहीं होंगे जब इलेक्शन हो रहे होंगे। तो लग तो यही रहा कि वो जेल में होंगे। अच्छा। ये तो वाज़ह नजर आ रहा है कि वो जेल में होंगे, और अगर वो जेल में नहीं भी हो तो क्या इमरान खान साहब बाकी कैंडिडेट्स की तरह आके उस तरह जलसों से खिताब कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। वो तो उन्होंने बाहर से गुजरना हो तो सर के ऊपर और इर्द गिर्द उनका जो सिक्योरिटी हिसार है वो मेरे और आपके सामने है। हाँ। तो मेरे ख्याल में इशू ये नहीं है, इशू ये है कि इमरान खान साहब को तो कट टू साइज कर दिया गया है। उनके लिए वो जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो शायद सितंबर अक्टूबर के मिड में हो जाए, इलेक्शन से ज़रा पहले हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन असल इशू ये है कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, इंटरिम गवर्नमेंट को कौन लीड करेगा, और एक ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट जो कि किसी और का इन्फ्लुएंस ना ले और वो जो इलेक्शंस हैं उनको अपने वक्त पे प्राइम मिनिस्टर। मैं इस पे रजा साहब आपसे सवाल करना चाहूंगा कि ये बातें आ रही हैं कि दुबई में एक्चुअली इस चीज़ का फैसला हो रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, लेकिन एक्चुअली ये फैसला तो कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान नहीं होना चाहिए? जी, ये बिल्कुल होना चाहिए। तो वो अपोजिशन राजा रियाज साहब है ना मौजूद, बाकी तो जो अपोजिशन थी, देखिए बात यह है कि आज हम बात कर रहे हैं, हम भी और आप भी, हम लेजिटिमेसी पर सवाल उठा रहे हैं, अपोजिशन के जो राइट्स हैं उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो अपोजिशन खुद है उसने किस तरह से असेंबली को रद्द किया। जो कप्तान साहब ने पार्लियामेंट से इस्तीफे देकर दोनों असेंबलियां तोड़कर अपनी हुकूमतें ख़त्म करके सिस्टम से बाहर होकर, उनका ये ख्याल था कि वो मावरा हैं इस सिस्टम से और रियासत से, और रियासत उनके ताबे है और 9 मई को रियासत झुक जाएगी उनके आगे और उनकी ख्वाहिशात के आगे। ऐसा नहीं हुआ, रूड अवेकनिंग हुई और आटे दाल का भाव पता लग गया कि पाकिस्तान में जो कुछ भी बदला हो, पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर और डायनामिक्स जो हैं वो अभी नहीं बदले, और वो उस वक्त तक नहीं बदलेंगे जब तक ये सियासी कुव्वतें मिलकर कोई लाएअमल नहीं बनाएंगी। लाएअमल नहीं बनाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजा रूमी साहब आपका, एजाज सैयद आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू ने दुबई के हवाले से दुबई में होने वाली सियासी मुलाकातें, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करेंगे जहाँ पे एक और जज ने यह कहा है कि जनाब फुल कोर्ट बनना चाहिए, यही बेहतर होगा। फौजी अदालतों के हवाले से जो केस की समाअत हुई है, क्या हुआ और ये मामला कहाँ जा सकता है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल्स पर फौरी हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ आज चौथी समाअत के आगाज पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी रोस्ट्रम पर आ गए और अदालत से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि मैंने भी इस केस में दरख्वास्त दायर की थी। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट बार भी इस केस में फरीक बन रही है। मेरे कप्तान के वकील उजैर भंडारी ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि कल DGISPR ने कहा कि हम 102 लोगों का ट्रायल कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं अपनी कल की बात पर कायम हूं कि 102 लोगों का ट्रायल नहीं हो रहा। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें आपकी बात पर यकीन है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सवाल किया कि मुल्जिमान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की किस दफा के तहत तहवील में लिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 2D1 के तहत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दस्तयाब ही नहीं, हवा में बातें की जा रही हैं। 2D1 के तहत कौन से जराइम आते हैं, अदालत की मामलत करे। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि क्या मेयार मुकर्रर किया गया है कि किसको आम अदालत और किसको फौजी अदालत में ट्रायल करना है। भंडारी ने कहा कि पार्लियामेंट भी आईनी तरमीम के बगैर सिविलियन के ट्रायल की इजाजत नहीं दे सकती। 21वीं तरमीम में यह असूल तय कर लिया गया है कि सिविलियन के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार है।
जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ जंग और जंगी हालात में किसी शख्स का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। उजैर भंडारी ने कहा कि फौजी अदालतों में ट्रायल से मुल्क में बेचैनी की कैफियत होगी। FIR में कहीं भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जिक्र नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी अफसरान की सबसे अहम चीज उनका मोराल होता है। आर्मी अफसरान का मोराल डाउन करना भी जुर्म है। समाअत के दौरान जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने पूछा कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सजा में जमानत हो सकती है। उजैर भंडारी ने जवाब दिया कि जी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सजा में जमानत हो सकती है। एडवोकेट उजैर भंडारी ने माजी की मिसाल देते हुए कहा कि शायर अहमद फराज के मुकदमे में जस्टिस अफजल जिल्ला ने कहा था कि चूंकि अहमद फराज पर बाकायदा फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, इसलिए उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। उजैर भंडारी ने मजीद कहा कि मेरे मौक्कल चेयरमैन PTI के मुताबिक तो आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल का फैसला ही बदनीयती पर है। चेयरमैन PTI और उनकी पार्टी पर मौक़िफ़ देने की भी पाबंदी है। हमारी इस्तदा है कि ओपन ट्रायल किया जाए। चेयरमैन PTI के वकील उजैर भंडारी ने अपने दलाइल मुकम्मल किए तो अटॉर्नी जनरल ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की मालूमात फराहम करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपसे गिरफ्तार अफराद की तफसील भी मांगी थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस वक्त 102 मुल्ज़िमान फौज की तहवील में हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा कि हिरासत में मौजूद लोगों की फहरिस्त पब्लिक क्यों नहीं कर देते। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ये फहरिस्त पब्लिक नहीं की जा सकती क्योंकि ये अफराद भी ज़ेरे तफ्तीश हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ईद पर सबकी अपने घर वालों से बात होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि क्या मौजूदा केसेस में सजाए मौत का कोई इशू है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सजाए मौत गैर मुल्की राब्तों की सूरत में हो सकती है। चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों के बारे में सवाल किया तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जानता हूं एक सहाफ़ी लापता हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप इमरान रियाज की बात कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो हमारी हिरासत में नहीं है, उनकी बाजियाबी की पूरी कोशिश की जा रही है। अदालत ने केस की मजीद समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इससे कबल 23 जून की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें जस्टिस याहिया आफरीदी का नोट भी शामिल है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद जस्टिस याहिया आफरीदी ने भी फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने पर जोर दिया है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने नोट में लिखा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान फुल कोर्ट तश्कील दें। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली समाअत और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी के फुल कोर्ट के मुतालबे पर हम 5 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जवाज बनाकर बेंच से अलग होने के बाद फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा दुरुस्त है? सवाल नंबर 2, कल DG ISPR ने कहा कि 102 अफराद का ट्रायल जारी है। आज अदालत में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इन अफराद का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। दोनों बयानात में तजाद क्यों है? सवाल नंबर 3, 21वीं आईनी तरमीम के तहत मिलिट्री कोर्ट्स की मुद्दत एक मरतबा बढ़ाकर भी 2019 में खत्म हो गई थी, तो फिर अब हुकूमत किस आईनी शिक को बुनियाद बनाकर सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करना चाह रही है? सवाल नंबर 4, क्या एक FIR जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज हो उसका ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत हो सकता है? सवाल नंबर 5, 102 अफराद जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा उनके नामों की फहरिस्त को पब्लिक क्यों नहीं किया जा सकता? इस पर मजीद बात करेंगे। इस पर सीनियर कानूनदान कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कामरान साहब, सबसे पहले जस्टिस याहिया आफरीदी का जो नोट है उसके ऊपर बात करते हैं। उन्होंने भी फुल कोर्ट बनाने की अपील की है, यही कहा है कि बेहतर होगा कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बना लिया जाए। इससे पहले चंद जज साहिबान जो हैं अपने आप को ऑलरेडी इस बेंच से अलग कर चुके हैं। क्या अहमियत है इस नोट की आपकी नज़र में? दो बातें आ गई। एक बात तो ये है कि जो जजों ने अपने आप को अलहदा किया है, उन्होंने वो बेंच जो तश्कील पाने का अमल है उसको कोडिफाई किया था पार्लियामान ने, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया हुआ है। तो उसकी वजह से उन्होंने शायद अपने आप को अलहदा किया है कि बेंचों की तश्कील कानून के मुताबिक जो पार्लियामान ने बनाई है उसके मुताबिक नहीं है, तो वो अपने आप को उन्होंने इससे अलहदा कर लिया था। दूसरी बात तो ये हो गई कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि वो उस पर रिजर्वेशन है उसके ऊपर कि किसी कानून को सस्पेंड करने के अमल के ऊपर, मगर इसके बावजूद भी फ़र्ज़ कर लीजिए कि वो सस्पेंशन जो है वो दुरुस्त है, ये कर सकती है कोर्ट, तो इसके बावजूद भी जो है वो इसमें शामिल नहीं है। मगर बहुत सा डिस्प्यूट माजी में इसलिए पैदा हुआ कि फुल कोर्ट का मुतालबा किया गया और फुल कोर्ट को रिफ्यूज़ किया गया। तो फुल कोर्ट अगर माजी में भी अगर बन जाता, बहुत सारे अहम केसेस में जिसमें मुतालबा आया था और वो कौमी अहमियत के मामला थे, तो मेरा ख्याल है कि आज शायद हम इस जुडिशल हिस्ट्री में इस जगह पे खड़े ना होते। आज सूरत हाल इससे बेहतर होती। हमारी जुडिशरी जो है, जो कि पहले ही जो है बहुत डिस्प्यूटेड है, इतनी ज़्यादा मज़ीद डिस्प्यूटेड ना हो जाती। तो आज ये एक जज साहब और जो है ना वो मुतालबा कर रहे हैं, बाकी रह गए 5।
और आपको बज़ाहिर जो ये लग रहा है कि ज़्यादा जो है लोग इस बात के हक़ में हैं कि कहीं फुल कोर्ट बैठे, मगर फुल कोर्ट बैठने के साथ साथ इससे पहले एक मामला जो है तय हो जाना चाहिए। वो बेंचों की तश्कील के हवाले से उस कानून का है जिसको सुप्रीम कोर्ट मुअत्तल कर चुकी है, उसके ऊपर कोई जजमेंट आ जाए और उसके बाद देन जो है फिर इस मामले को सुना जाना चाहिए। यकीनन ये भी बहुत कौमी अहमियत का मामला है और इस कौमी अहमियत के मामले को बजाय कि 2, 4, 5 लोग सुने और कोई एक डिस्प्यूट जो है ना फिर माजी में रह जाए, माजी का रह जाए और तिश्ना रह जाए और लोग जो है इसके ऊपर फिर तनकीद करते रहें कि कोई कहे कि हम ख्याल जज थे, कोई कहे कि जी इस तरफ के जज थे, कोई कहे उस तरफ के जज थे। उससे बेहतर ये है कि तमाम की तमाम अदालत बैठे, मोहतरम है हमारे लिए तमाम के तमाम, और वो फैसला करें जो भी दस्तूर कहता है, जो भी कानून कहता है, और उस फैसले के बाद जो है वही कानून होगा। 2 तरह के कानून होते हैं, एक कानून जो पार्लियामान बना दे और एक जो अल्टीमेट कोर्ट जो है वो डिक्लेयर कर दे, वो भी एक कानून का दर्जा ले लेता है। ठीक, कामना साहब एक और नुक्ता आज समाअत के दौरान जो है वो देखने में आया, वो ये था कि दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है वो FIRs काटी गई इन अफराद की, लेकिन उसके बाद इनको फौज के हवाले कर दिया गया तफ्तीश के लिए। क्या ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट साबित हो सकता है इस सारे केस में? नहीं, उसमें ऐसा है कि जो FIR होती है वो उसका जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है टू सेट द लॉ इनटू मोशन, कानून को हरकत में लाने के लिए एक ऐसा जो है ना इंस्ट्रूमेंट है। तो कानून हरकत में आ गया, अब उसके ऊपर कौन सा कानून अप्लाई होना है ये इसके बाद फैसला बाद में आएगा। तो FIR फ़र्ज़ कर लीजिए कि फ़र्ज़ करते हैं कि कोई खुदा न खास्ता शख्स कत्ल हो जाए और FIR जो है ना किसी बहुत मामूली सेक्शन उस पर लग जाए और वो मैजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाए, मगर कानून जब हरकत में आएगा तो वो उसकी सेक्शन भी दुरुस्त हो जाएगी और उसमें वो रेलेवेंट कोर्ट के पास भी चले जाएगी। मैं किसी मिलिट्री कोर्ट की हमायत नहीं कर रहा, मगर मामला जो है वो दुरुस्त तरीके से चलने चाहिए, दुरुस्त तरीके से, और इस तरह से चलने चाहिए कि वो नज़र भी आए कि ठीक चल रहे हैं। देखिए, इस मामले का हल जो है मेरे नज़दीक ये था कि इसको पहले दिन जो है इसको फास्ट ट्रैक पे डाल देते, राइट ट्रैक पे डाल देते। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मामलात का सो मोटो लेती है। यहाँ पे तकरीबन 200 जगह ऐसी थी जहाँ पे इस वाक़यात हुए थे और एक ही तरह के वाक़यात हुए थे। अगर चीफ जस्टिस साहब जो है 9-10 मई के बाद फ़ौरन इसका सो मोटो लेते और तफ्तीशी अदारों को कहते कि इसकी तफ्तीश 14 दिन के अंदर जो कानून ने इजाज़त दी है मुकम्मल करके लाएँ, और इसको रेगुलर साइट पे अगर फास्ट ट्रैक पे डाल देते कि ये कौमी अहमियत का मामला है, इसके लिए तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कह देते कि जहाँ जहाँ वाक़यात हुए हैं वो फ़ौरन जो है प्रोसीड करें और डे टू डे प्रोसीड करें। अब तक ये फ़ैसले आ जाने चाहिए थे और ये बहस न चल रही होती कि मिलिट्री कोर्ट या रेगुलर कोर्ट। अब आपने अपने निज़ाम इंसाफ पे उंगली उठाने के लिए लोगों को ख़ुद जो है वो दावत दी है। कामना साहब, एक और इशू जो इस सारे मामले में देखने में आया वो DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी उसमें उन्होंने कहा था कि जी इन लोगों के ट्रायल्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, लेकिन आज अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट के अंदर ये कहा कि नहीं, अभी ये सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। एक तजाद पाया जाता है दोनों स्टेटमेंट्स में, किस तरह देख रहे हैं आप इस तजाद को? ऐसा है कि DG ISPR जो है वो टेक्निकल आदमी नहीं है और अटॉर्नी जनरल जो है वो टेक्निकल आदमी है। वो किसी भी बात को फ़र्ज़ कर लीजिए कि मामला जो है ना वो अंडर इन्वेस्टिगेशन हो और वो उसको एक नॉन टेक्निकल आदमी जो है ना उसको किसी और तरह से ले रहा हो, तो जो अटॉर्नी जनरल की स्टेटमेंट होगी और बिफोर दी कोर्ट होगी वो यकीनन जो है ना वो परवेल करेगी, उसका प्रेफरेंस ज़्यादा होगा। अटॉर्नी जनरल को उसका कॉन्सिक्वेंस भी पता है कि अगर वो गलत स्टेटमेंट दें, और वैसे भी वो टेक्निकली जानते हैं कि ट्रायल कहाँ से शुरू होता है, जबकि DG ISPR जो है ना ये नहीं शायद जानते। एक और नुक्ता कामना साहब आज जो उठाया गया वो ये भी था कि जी इन 102 अफराद की फहरिस्त जो है वो पब्लिक नहीं की जा सकती। क्या आम हालात में इस तरह होता है कि अगर चंद मुल्जिमान का ट्रायल इस तरह हो रहा हो या वो अंडर इन्वेस्टिगेशन हो तो उनका नाम पब्लिक ना किया जाए? देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है मेरा ख्याल है कि उनके नाम पब्लिक, अब क्योंकि इतना दिन हो गए हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन इन एनी केस जो है ना मुकम्मल हो जानी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन जब मुकम्मल हो जानी चाहिए तो फिर उनको जो है ना कानून के मुताबिक जो भी कानून उस पर अप्लाई करे उसके मुताबिक प्रोसीड किया जाना चाहिए। तो जब किसी को कानून के मुताबिक प्रोसीड करना है तो आर्टिकल 10 और आर्टिकल 10A जो है उसको ये हक देता है कि वो फेयर राइट ऑफ फेयर ट्रायल का,
तो जब राइट ऑफ फेयर ट्रायल में जो है वो फिर काउंसिल भी इंगेज करने का भी हक उसको अपनी मर्ज़ी का देता है, और काउंसिल जब किसी का नाम ही नहीं होगा तो फिर उसके बाद वो काउंसिल कैसे इंगेज करेगा, उसकी फैमिली उसके साथ कैसे जो है ना राब्ते में आएगी। ज़ाहिर है काउंसिल का इंगेज किया जाना जो है ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा, उसके ऊपर वो फिर उसकी अपनी मर्ज़ी का काउंसिल होना चाहिए, अपने एतमाद का काउंसिल होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि उनके नाम जो है वो पब्लिक कर देने चाहिए। ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जिनको छुपा के रखा जाए। छुपाने का बाज़ चीज़ों को जो छुपाने का कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ करता। अगर और कामरान साहब एक चीज़ जो नोट की गई है अब तक की समात में वो ये है कि बार हुक्म इम्तना इस पे मांगा गया कि इसकी प्रोसीडिंग्स को रोक दिया जाए, लेकिन बेंच की जानिब से चीफ जस्टिस ने इस बात को मुस्तरद कर दिया। इस डेवलपमेंट को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए उसमें ये डेवलपमेंट मतलब वो स्टेट अवे जो है वो इसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर रहे कि मिलिट्री कोर्ट का इख्तियार नहीं है। इसके ऊपर ये केस आर्ग्यूएबल है। ये 2D में सेक्शन 2D में फॉल करता है, 2D में फॉल नहीं करता, ये आर्ग्यूएबल है। मिलिट्री का जो अपना सब्जेक्ट है, जो उनके अपने बंदे हैं, उन पे तो शायद मेरा अपना ख्याल भी है कि उनके ऊपर ये अप्लाई करेगा, मगर मेरा अपने ख्याल के मुताबिक ये सिविलियन पे अप्लाई नहीं करेगा। मगर स्टिल ये आर्ग्यूएबल है और ये इसको मामले को तय होना है। फिर इसकी अल्टरनेट रेमेडी भी मौजूद है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि किसी का अगर ट्रायल हो गया, जैद का या बकर का, और वो ट्रायल के नतीजे में खुदा न खास्ता कन्विक्ट हो गया समझ लीजिए, तो वो तब भी उस बात को चैलेंज कर सकता है। तो ये प्री मैच्योर भी हैं पिटिशंस, और अगर इसी स्टेज पे स्टे कर दिया जाए और फिर उसके बाद जब हमारा निज़ाम इंसाफ है जिसमें मुद्दतों फिर उसके स्टे के बाद जो है ना वो हम उस स्टे के साथ खेलना शुरू कर देते हैं वकील साहबान और लिटिगेंट, तो वो उसके बाद जो है ना तो फिर मामला कभी चलेगा ही नहीं। और ये मामला ऐसा है कि जिसमें बहुत से लोगों के बल्कि पूरी कौम के जज्बात जो है वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये अगर मामला इस तरह से ठंडा हो गया और उसको मिट्टी में डाल दी तो उसके बाद जो है ना फिर गिला जो है एक इदारे का पूरी कौम से रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपका। सीनियर कानूनदान कामरान मुर्तज़ा मौजूद थे। और फौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समात है, उसमें आज आखिरी वर्किंग डे था सुप्रीम कोर्ट का। अब ईद के बाद कोई तारीख जो है वो सामने आएगी, उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कानूनी मामला के बाद कुछ मईशत का भी जिक्र करते हैं। इसाक डार साहब के तकरीबन 250 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और अब तक की परफॉर्मेंस कैसी रही, जरा उसको इवैल्यूएट करते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन गुज़िश्ता साल अप्रैल में तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पर मुश्तमिल इत्तेहाद की हुकूमत बनी, तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी बहरान से निकलना था। मिफ्ता इस्माइल के 6 माह के लिए वजीर खजाना का ओहदा उन्होंने संभाला। उन्होंने खासे सख्त मुआशी फैसले भी किए। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में मिफ्ता इस्माइल ने सिर्फ 20 दिन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 86 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा किया तो उन पर तनकीद होने लगी। उनके पेश करदा बजट में टैक्सेस की भरमार हुई तो साबिक वजीर खजाना इसाक डार भी मिफ्ता इस्माइल पर बरस पड़े। इस दौरान डॉलर 230 रुपए और पेट्रोल फी लीटर 237 रुपए का हो चुका था। साबिक वजीर खजाना इसाक डार अपने मुख्तलिफ टीवी इंटरव्यूज में डॉलर को 200 रुपए से नीचे लाने के दावे करने लगे। इसकी इस वक्त जो वैल्यू है वो इसकी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है। ये मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े वसूख से अर्ज कर रहा हूँ कि इसकी रियल वैल्यू 200 से नीचे है। मैं अभी फिगर नहीं बताऊंगा और इंशाल्लाह ये 200 से नीचे आएगा। हर रोज ये इंप्रूव हो रहा है और रुपया ऊपर जा रहा है, डॉलर की जो है वो नीचे को डिक्लाइन है। मिफ्ता इस्माइल पर सबकी तनकीद के बाद उनको हटा दिया गया और 5 साल की खुद साख्ता जिलावतनी के बाद इसाक डार वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ वतन वापस लौट आए। 28 सितंबर 2022 को इसाक डार ने वजीर खजाना का हलफ उठाया। उनके बुलंदोबांग दावों की वजह से सबको उम्मीदें थी, लेकिन ये सब दावे हवा में उड़ गए। इसाक डार ने वो इकदाम उठाए जिनसे और कोई फायदा ना हुआ, उल्टा मिफ्ता इस्माइल के इकदाम का असर भी जायल हो गया। पाकिस्तान ने नवे जायजे के लिए अक्टूबर-नवंबर 2022 में IMF से मुज़ाकरात करने थे, लेकिन इसाक डार इसमें ताखीर करते रहे। उन्होंने मुबैना तौर पर $300 मिलियन सिर्फ इसलिए मार्केट में झोंक दिए ताकि डॉलर की कीमत में मसनूई इस्तेहकाम आए। यूं ग्रे मार्केट ने जन्म लिया और इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 30 से 40 रुपए का फर्क आया।
तो पाकिस्तान से डॉलर अफगानिस्तान स्मगल होने लगा। हालात मखदूश थे, मगर इसाक डार ने जारहाना रवैया इख्तियार किए रखा। उसके लिए मुझे IMF से भी मुझे यानी जैसे पंजाबी कहते फड्डा पड़ा, मेरा पड़ा उनसे। आई डोंट केयर अगर नहीं आते तो मैंने को मिन्नतें नहीं करनी उनकी, मैंने अपने पाकिस्तान के मामला को देखना। आई मीन कांट डिक्टेट, अगर नहीं आते तो विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। इसाक डार से जब पूछा गया कि आप इन हालात में IMF से मुआहिदा कैसे करेंगे तो उनका कहना था कि मैं 25 साल से IMF से डील कर रहा हूं, मुझे मालूम है उनसे कैसे बात करनी है। मैं पुराना डील करने वाला हूँ, 25 साल हो गए हैं इसी IMF से डील करते हुए। मैं एक वाहिद आजिज शख्स हूँ जिसने पाकिस्तान में IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, मुझे IMF से डील करना आता है। नाज़रीन, रवा साल 27 जनवरी को डॉलर की कीमत 262 रुपए हुई तो ग्रीन लाइन ट्रेन के इफ्तिताह के मौके पर वजीर खजाना इसाक डार ने भी मजहबी कार्ड खेल दिया। अल्लाह इंशाअल्लाह हिम्मत देगा, इनकी लीडरशिप में पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। इस पॉगमार से निकलेंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करे। मेरा ईमान है पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था, इवन सऊदी अरेबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। हम लोगों की एज ए नेशन वो नीयत और हार्ड वर्क दरकार है। वजारत खजाना की जानिब से ताखीरी हरबों के बाद 29 जनवरी से 9 फरवरी तक नवे जायजे के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात हुए, लेकिन ये नतीजा खेज साबित ना हो सके। 7 अप्रैल को वजीर खजाना ने अपना दौरा अमरीका मनसूख किया, जहां उन्होंने IMF से मुज़ाकरात करने थे। 12 मई को मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए वफाकी वजीर खजाना इसाक डार ने कहा कि IMF ने मुआहिदा करना है तो करे, अगर नहीं करना चाहता तो ना करे। हम इसके मुतालबे पर मजीद मुश्किल फैसले नहीं कर सकते। इसाक डार के इस बयान के बाद मुल्क के वजीर आजम शहबाज शरीफ IMF की MD से फोन पर 4 बार राब्ता कर चुके। चौथी मरतबा राब्ता आज हुआ। माली साल का बजट गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट से मंजूर हुआ तो IMF से मुआहिदे की उम्मीद जागी, तो इसका असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रवा कारोबारी हफ्ते का आगाज 1200 से जायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ हुआ। अब सवाल यह है कि IMF से मिफ्ता इस्माइल ने 8वां जायजा 100 रोज में मुकम्मल करके 1.1 अरब डॉलर की किस्त ले ली, लेकिन इसाक डार 270 से जायद दिन गुजरने के बाद नवा जायजा मुकम्मल क्यों ना कर सके। 270 रोज पहले डॉलर 230 रुपए का था, मगर आज $1 287 रुपए का हो चुका है। 270 रोज गुजरने के बाद शरह सूद बढ़कर 22% से ज्यादा हो चुकी, जबकि महंगाई की शरह 38% से जायद है। यानी पाकिस्तान वहां खड़ा है जहां मिफ्ता इस्माइल इसे छोड़कर गए थे। इन हकायक की रोशनी में हम 4 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, अगर IMF की शराइत मानना ही थी तो मईशत को इतना अरसा बहरान से क्यों दो चार रखा। सवाल नंबर 2, मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से अरबों डॉलर बैरून मुल्क स्मगल होने और रुपए ने तारीखी मार खाई, क्या इसकी जिम्मेदारी इसाक डार लेंगे। सवाल नंबर 3, क्या मईशत तुंदो तेज बयानात और सहाफियों के सवालात पर सीख पा होकर चलाई जा सकती है। सवाल नंबर 4, IMF का हालिया प्रोग्राम जो 30 जून को खत्म हो रहा है, उसको मुकम्मल किए बगैर पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ मुआशी तज्जियाकार फारूक सलीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि IMF के हवाले से कहा जा रहा है कि तमाम शराइत अब मुकम्मल कर ली गई है और अब किसी वक्त भी जो है खुशखबरी का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आ सकती है। अगर ऐसा ही सब कुछ था, IMF की तमाम शराइत माननी ही थी, तो इतनी देर क्यों लगाई? मईशत को जितना नुकसान हुआ, इसकी क्या वजह थी? क्या पाकिस्तान ने IMF के पैकेज का हिस्सा बनना है या नहीं बनना, ये होना तो एक माशी फैसला चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि चाहे ये गवर्नमेंट हो या इससे पहली वाली गवर्नमेंट हो, हमारे जो माशी फैसले हैं वो सियासी बुनियादों पे किए जाते हैं। माशी तौर पे तो बड़ा वाज़ेह है कि जुलाई से दिसंबर तक की जो बैरूनी अदायगियां हैं वो लगभग 10 अरब डॉलर की हैं, जिसमें से कहा यह जा रहा है कि 5 अरब डॉलर रोल ओवर में चला जाएगा। बाकी 5 अरब डॉलर की अदायगियां करनी है और स्टेट बैंक हमें बता रहा है कि उसके पास ज़खायर जो हैं वो 3.5 बिलियन डॉलर के पड़े हैं। तो माशी फैसला तो ये है कि IMF का इस वक्त कोई भी मुतबादिल नहीं है, 1 साल पहले भी कोई मुतबादिल नहीं था, और जो फैसला आज करने चले हैं, अगर ये फैसला 1 साल पहले कर लिया होता तो पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान में रहने वालों को जो बोझ उठाने पड़े हैं, जो महंगाई देखनी पड़ी है, जो महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ी है, शायद उससे कुछ बचत हो जाती।
तो फैसला जो है इस वक्त वो सियासत की बुनियाद पे किया जा रहा है कि अगर फैसला लिया जाएगा तो वोटर्स क्या कहेंगे, अगर फैसला लिया जाएगा तो इलेक्शन ईयर है, उसमें हमारा सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। तो बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे माशी फैसले जो हैं वो सियासी बुनियाद पे किए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब आपका। मुआशी तज्ज़ियाकार फ़ारूक सलीम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सियासी फैसला है, मुआशी फैसले के बजाय ये सियासी फैसला है, जिसकी वजह से अब IMF की तमाम शराइत जो है मुकम्मल कर दी गई हैं। प्रोग्राम से अब तक इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।